Hi, I'm Rahul. You're welcome on my channel, Rahul IAS Academy. जैसा कि मैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने चैप्टर थर्ड जो कि साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग पढ़े हैं। आज मैं फोर्थ चैप्टर को पढ़ेंगे, जो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, प्रियम्बल को पढ़ा जाएगा। तो ये बेसिकली प्रियम्बल जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था जो प्रियम्बल को अपनाया था। फर्स्ट टू बिगिन विद ये प्रियम्बल। ओके, मेनी मेनी कंट्रीज, इसके बाद मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फॉलो दिस द प्रैक्टिस। ओके, द प्रियम्बल जो है रिफर करता है, रिफर्स एज द इंट्रोडक्शन, ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है, और द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। इट कंटेन्स द समरी, ये समरी कंटेन्स करता है, और द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है। कुछ जो है इसके कुछ लोगों का इस पर मत है, जैसे कि N.A. पालकीवाला ने इसके बारे में कुछ कहा है। तो आओ देखते हैं क्या कहें। एन पालकीवाला ने कहा है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को क्या कहा है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये बेसिकली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से आया था, ड्राफ्ट एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू। ओके, एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसे अडॉप्ट किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, उसी के द्वारा इसे लिया गया। ओके, और ये एक बार अमेंडेड हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो है ये अमेंडेड हुआ था। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जोड़ा गया था। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रियम्बल को देखते हैं। टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, द प्रियम्बल इज इट्स प्रेजेंट फॉर्म रीड्स। हम लोग रीड करते हैं, प्रियम्बल को देखते हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग द solemnly resolved the constitute India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। ओके, जस्टिस किस प्रकार की है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी किस प्रकार की है? थॉट ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ओके, इक्वलिटी किसका है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। ओके, एंड फेटर्निटी क्या है? एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, and the unity and integrity of the nation. In our the Constituent Assembly, this 26 days of the November 1946, to hereby adopt, enact, and give to the ourself this Constitution. Okay, तो ये रहा प्रियम्बल अपना। इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं इनग्रेडिएंट ऑफ द प्रियम्बल क्या है। तो बेसिकली इसके चार कंपोनेंट हैं। क्या है? द सोर्स, ये बेसिकली सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये सोर्स है ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन derived इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ये कहने का मतलब, ठीक है, ये पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अडॉप्ट किया जाएगा। तो दूसरा क्या है? नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट की नेचर को बताएगा ये। पहला क्या है? बी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने अडॉप्ट किया। दूसरा क्या है? इसके नेचर को बता रहा है ये। नेचर क्या बताएगा? कि हम एक सॉवरेन हैं। दूसरा सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं एंड रिपब्लिक पॉलिटी हैं। ओके, एंड थर्ड क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट स्पेसिफाइज द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फिर से देख लेते हैं। सोशल जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है एज द ऑब्जेक्टिव। डेट ऑफ एडॉप्शन दिया गया है 26 नवंबर 1949, और लागू कब हुआ था? जनवरी 26, 1950। ओके, तो ये दो डेट याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं कीवर्ड्स इन द प्रेम्बल। प्रेम्बल के कीवर्ड्स को देखते हैं। तो पहला है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब हम एक एक को देखेंगे। ओके, तो पहला शब्द देखते हैं सॉवरेन। सॉवरेन को अपने भाषा में समझते हैं। सॉवरेन मतलब एक ऐसा देश जिसके ऊपर कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं हुआ, किसी दूसरी देश, संगठन, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ उसके आंतरिक मामलों में और एक्सटर्नल मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसा देश, ऐसे देश को सॉवरेन कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, अब इसी को पढ़ेंगे इसमें। Sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion of any other nation, but an the independent state. Independent state है, there is no authority of it. इसके ऊपर कोई authority नहीं है, and it is free to conduct its own affairs, both the internal and external. Okay, though in 1949 में India declared the continuation of her the full membership of the Commonwealth nations and they accepted the British crown as the head of the Commonwealth, not India head. This extra constitutional declaration जो है does not affect the India's sovereignty in any manner. Okay, further India's membership of the United Nations, even also in no way constitutes ये limitation on the sovereignty। भाई यूएन, कॉमनवेल्थ, ये सब जो है कोई भी भारत के सॉवरेनिटी को लिमिटेड नहीं करेंगे। ओके, यही कह रहा। आगे बढ़ते हैं। बीइंग ए सॉवरेन स्टेट इंडिया कैन आइदर एक्वायर ये फॉरेन टेरिटरी और द सीट ये पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी इन द फेवर ऑफ द स्टेट। एक सॉवरेन स्टेट की तरह इंडिया अपने क्षेत्र को दे सकता है और दूसरे क्षेत्र को ले सकता है। ठीक है, ये सॉवरेनिटी में आएगा। आगे चलते हैं। सोशलिस्ट, दूसरा शब्द सोशलिस्ट को देखते हैं। सोशलिस्ट क्या है? बेसिकली टर्म ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ द सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, पहले से ही डीपीएसपी में मौजूद था बट जोड़ा गया था कब? 1946 में, सॉरी 1976 में। कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ, आज़ादी के पहले कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ एडॉप्टेड ये रेजोल्यूशंस इस्टेब्लिश ये सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। ओके, आगे देखते हैं। नो बड़ी इंडियन ब्रांड ऑफ द सोशलिज्म अलग है। ठीक है, इंडिया में क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ये देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है एंड नॉट ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जैसे कि चाइना में कम्युनिस्टिक सोशलिज्म है एंड आल्सो नोन एज द स्टेट सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को स्टेट सोशलिज्म कहते हैं, which involve the nationalization of all the means of the productions and the distribution and the abolition of the private property। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है? डेमोक्रेट अदर हैंड द होल्ड्स द फेथ इन द मिक्स्ड इकोनॉमी, इसमें पब्लिक भी रहेगा और प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, को एग्जिस्टेंस करेगा ये साइड बाय साइड। ओके, Supreme Court says the democratic socialism aim to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity। ओके, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इंडियन सोशलिज्म इज ए ब्लेंड ऑफ द मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म है और ये ज़्यादा झुकाव किसकी तरफ है? गांधीज्म की तरफ। इसके बावजूद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। ओके, however the diluted the socialistic credentials of the Indian states। थर्ड वर्ड को देखते हैं, सेकुलर। ओके, सेकुलर ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में और 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि although the word secular states were not expressly mentioned in the constitution, there can be the no doubt that the constitution
Makers wanted to establish such state as the accordingly to article 25 to 28. ओके, इसमें राइट टू रिलीजन है। और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलरिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म अपनाता है, जबकि ये जो ब्रिटेन के सॉरी जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो निगेटिव, वो स्टेट को रिलीजन से अलग रखते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में स्टेट जो है वो सभी रिलीजन के वेलफेयर के लिए काम करेगा, ठीक है। वो स्टेट को और रिलीजन को अलग अलग नहीं करते, क्योंकि ये मल्टी डाइवर्स सोसाइटी है इंडिया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा वहाँ वहाँ की तरह, वेस्टर्न कंट्रीज की तरह। चौथा वर्ड देखते हैं, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या है? द डॉक्ट्रिन ऑफ द पॉपुलर सोवर्निटी की बात करती है, दैट इज द पोजेशंस ऑफ द सुप्रीम पावर बाय द पीपल। जो सुप्रीम पावर होता है पीपल के द्वारा हो, ठीक है, जिससे मतलब जो पॉलिसीज बने वो सब पीपल के द्वारा बने, जो कि इलेक्टेड हों। डेमोक्रेसी टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। Direct democracy means the people exercise their the supreme power directly, as in the case in the Switzerland. Okay, इसमें 4 डिवाइस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड्स। ओके, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे इंडिया वगैरह, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होते हैं इसमें बाय द पीपल्स, एक्सरसाइज the supreme power and thus the carry on the government and make the law. Okay, known as the representative democracy इसको बोलते हैं। ओके, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शंस। यस, जो पार्लियामेंट्री होगी वो तो भाई लेजिस्लेटिव के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे देखते हैं, इसमें जो है डेमोक्रेसी में क्या होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, यस, पीरियडिक इलेक्शंस होगा समय समय पर, एंड द रूल ऑफ लॉ होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी होगा, एब्सेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सर्टेन ग्राउंड्स होगा, एंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी होगा। ओके, तो ये सब होगा। The term democratic is used in the preamble in the broader sense, embracing not only the political democracy but also in the social and the economic democracy. Okay, then move next word, क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक हम सभी जानते हैं, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री वो रिपब्लिक हो सकता है और ना ही भी हो सकता है, जैसे कि इंडिया रिपब्लिक है और ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। तो अब देखते हैं डेमोक्रेटिक। ये डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्लासिफाइड इनटू द टू कैटेगरीज, मोनार्की एंड द रिपब्लिक। मोनार्की क्या होता है और मोनार्की समझते हैं क्या है, हेड ऑफ द स्टेट्स यूजुअली किंग एंड क्वीन, यहाँ किंग एंड क्वीन होते हैं, एंजॉय द हेरिडिटरी पोजीशन, मतलब बेटा का बेटा बेटे का बेटा बनेगा राजा, दैट इज ही कम्स इनटू द ऑफिस थ्रू द सक्सेशंस के द्वारा आएगा, जैसे कि ब्रिटेन। इन द रिपब्लिक अदर हैंड्स द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और द इनडायरेक्टली बाय द फिक्स्ड पीरियड टाइम के लिए वो आएगा, जैसे कि यूएसए में। ओके, जो रिपब्लिक वर्ड है इन आवर द प्रियम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज एन द इलेक्टेड हेड, ओके, कॉल्ड द प्रेसिडेंट। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर द फिक्स्ड टाइम ऑफ पीरियड, 5 ईयर के लिए वो चुना जाता है। रिपब्लिक आल्सो मीन्स 2 थिंग्स होता है, जैसे कि 1 वेस्टेड ऑफ द पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन द पीपल। ओके, पॉलिटिकल सोवर्निटी जो होगा वो पीपल में वेस्ट करेगा, एंड नॉट इन द सिंगल इंडिविजुअल्स लाइक ए किंग। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। जो दूसरा पार्ट होगा रिपब्लिक में वो ये होगा कि जो इसमें एब्सेंस होगा, क्या किसका एब्सेंस होगा, प्रिविलेज क्लास का एब्सेंस होगा, एंड हेंस द ऑल पब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपनड टू एवरी सिटीजन थ्रू आउट द एनी डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो ये ध्यान रखना। जस्टिस देखते हैं क्या है, जस्टिस में क्या है, द टर्म जस्टिस, द टर्म जस्टिस प्रियम्बल embraces the 3 distinct forms, social, economic and political, secured throughout the various provision of the fundamental rights, okay, and the citizen directive principles के द्वारा, फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा जो है जस्टिस दिया जाता, और उसमें
सोशल एंड इकोनॉमिक जो जस्टिस है वो किसके द्वारा, डीपीएसपी के द्वारा, और पॉलिटिकल जो है जस्टिस वो फंडामेंटल राइट के द्वारा दिया जा रहा है। तो ध्यान रखना, सोशल जस्टिस डिनोट्स इक्वल ट्रीटमेंट of all the citizen without any social distinctions based on the caste, colors, race, religion, sex and so on. Okay. और इसके साथ ही पर्टिकुलर सेक्शंस को जो है ऑफ द सोसाइटी, इनको इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा व्यवस्था किया जाएगा, जैसे कि बैकवर्ड एससी बैकवर्ड क्लासेस के लिए एससी एसटी विमेंस, सॉरी एससी एसटी ओबीसी एंड विमेंस के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, इनके लिए थोड़ा अलग से प्रावधान किया जाएगा इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए। बस यही कहने का मतलब है। और क्या, इकोनॉमिक जस्टिस जो है डिनोट करेगा नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स। इट इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ द ग्लेयरिंग इनइक्वालिटीज इन द वेल्थ, इनकम एंड द प्रॉपर्टी। ये combination of the social justice and economic justice denote that the known as the distributive justice. Okay, the political justice implies that all citizens should have the equal political right, equal access to all the political offices and the voices in the government. Okay, ideal of जस्टिस जो है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिया गया है 1917 से। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, लिबर्टी। लिबर्टी को देखते हैं। वर्ड लिबर्टी जो है, वर्ड लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ द रेस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, एंड सेम टाइम प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइड किया जाएगा द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। ठीक है, ये डायरेक्ट यूपीएससी में क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, द प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन liberty of thought, expression, belief, faith, and worship through their the fundamental rights, enforcement in the court of law in any violence। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है लिबर्टी, तो इसलिए कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, वायलेशन पर। प्रियम्बल क्या है, लिबर्टी as a elaborated a preamble is a very essential for the successful of functioning ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, जो लिबर्टी होता है वेरी एसेंशियल पार्ट है किसके लिए, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के फंक्शंस के लिए। ओके, लिबर्टी डज नॉट मीन्स द लाइसेंस। ओके, हैज टू बी द एंजॉयड विद इन द लिमिटेशन में एंजॉय किया जाएगा। मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लिबर्टी कंसीव बाय द प्रियम्बल और द फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ओके, एब्सोल्यूट नहीं होता फंडा लिबर्टी मतलब, और फंडामेंटल राइट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ओके, नहीं तो दूसरे का फंडामेंटल राइट लॉस होने लगेगा, दूसरे की लिबर्टी लॉस होने लगेगी। ठीक है, तो ये आइडिया ऑफ लिबर्टी कहाँ से आया, ये बेसिकली आइडिया आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर द प्रियम्बल कहाँ से आया, फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया, जो कि 1789 टू 1799 में हुआ था। ठीक है, चलो 8वें वर्ड पे चलते हैं। 8वां वर्ड क्या है, इक्वालिटी। इक्वालिटी को समझते हैं क्या है। इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यस, वेरी सिंपल। एंड द प्रोवाइड द एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यस, द प्रियम्बल secures to all citizens of India equality of status and opportunity. This provision embraces the three dimensions of the equality: civic, political and economic. Okay, अब इसमें कुछ दिया गया है कि कौन कौन सी लिबर्टी है, तो देख लेते हैं। फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स इंश्योर द सिविक इक्वालिटी। आर्टिकल 14 हम सभी जानते हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आगे पढ़ेंगे इसको सबको एक एक करके। आर्टिकल 18। ओके, फिर आगे चलते हैं। फ्रेटर्निटी को देखते हैं, ये लास्ट वर्ड है। फ्रेटर्निटी जो है मीन्स ये सेंस ऑफ द ब्रदरहुड। ओके, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट द फीलिंग्स ऑफ द फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम of his single citizenship. Also the fundamental duties, Article 51 says that it
shall be the duty of the every citizen of India to promote the harmony and to spirit of the common brotherhood amongst the all the people of India, transcending religion, linguistic, regional and the sectional diversity. Okay, ये है fraternity. और कुछ जान लेते हैं. जो इंटीग्रिटी वर्ड है, इसके साथ में टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स है ना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. यूनिटी के साथ क्या जुड़ा है? इंटीग्रिटी. जो इंटीग्रिटी है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया है. तो ये ध्यान में रखना. तीन वर्ड, सोशलिस्टिक, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जोड़े गए हैं. किसके द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया. ओके, तो ध्यान रखना. सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल. हम प्रियम्बल के सिग्निफिकेंस को देखते हैं. बेसिकली ये बेसिक फिलॉसफी ऑफ फंडामेंटल वैल्यूज की, पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस, which the constitution is based. Okay, it contains the grand and the noble version of the constituent assembly. उनके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है. एंड रिफ्लेक्ट द ड्रीम्स, उनके स्वप्न को, एंड द एस्पिरेशंस, उनके आशाओं को, ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, जो फाउंडिंग फादर थे उनकी थॉट को, उनके ड्रीम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, क्योंकि उसमें आइडियलिस्टिक बातें की गई. सर अल्लादी कृष्ण स्वामी ने कुछ कहा था. preamble to our the constituent express that we had thought or the dreamed so long. Okay, आगे बढ़ते हैं. preamble as a part of the constitution. तो भाई इस पे भी काफी धमाल मचा था. तो बेरूबारी का केस आया, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए. तो बेरूबारी का केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि preamble shows that the general purposes behind the several provisions of the constitution. Okay, यहाँ तक तो सही है. and this is the key minds of the makers of the constitution. भाई पॉजिटिव सोच रहे थे सुप्रीम कोर्ट. बट इसके बाद क्या कहा? डिस्पाइट द रिकग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंस, उसके सिग्निफिकेंस बताने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसके साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली ओपन दैट द प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ध्यान रखना, बेरूबारी में क्या कहा गया? पार्ट नहीं है संविधान का. फिर आगे क्या कहा गया? केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द एर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट ऑब्जर्व दैट द प्रियम्बल इज of the extreme importance of the constitution should be the read and the interpreted in the light of the grand and the noble version of the expressed in the preamble. Okay, इसके बाद LIC केस आया 1995. also Supreme Court again held that the preamble is an integral part of the constitution. Okay, तो तीनों केस याद रखना. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या हुआ? टू थिंग्स, सुप्रीम कोर्ट ने 2 पॉइंट नोटिस किया. सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इन कॉन्सोनेंस दैट द ओपिनियन ऑफ द फाउंडिंग ऑफ फादर है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रियम्बल जो है नाइदर ए सोर्स ऑफ द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, मतलब ये लेजिस्लेटिव का सोर्स नहीं है, मतलब ये पावर का सोर्स नहीं जैसे कि DPSP है. ओके, पहली बात ये कहा. और दूसरा क्या कहा? नॉर ए प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव, और ना ही उसको जो है पार्लियामेंट को रोकेगा कानून बनाने से. दूसरा क्या है? इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल. भाई ये जस्टिसिएबल नहीं है. दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ. ओके, तो ये चीज़ें बताया गया. इसके साथ ही आगे चलते हैं. एमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल्स देखते हैं. तो जब भाई केशवानंद केस आ गया 1973 में, तो उसमें सीधा सी कहा गया, क्या कहा गया? कि सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट जो है संशोधन कर सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के अनुसार कर सकता है. ठीक है, वो प्रियम्बल के ऊपर भी लागू हुआ. ठीक है, प्रियम्बल के ऊपर भी, यानी कि प्रियम्बल के भी बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना किया जाए.
और संशोधन कर सकते हो, पर चेंज नहीं किया जा सकता। इट हैज द रूल्स दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया। जैसे ही केशवानंद केस आ गया, सारा मामला सुलझ गया, क्योंकि यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर काम करने लगा। ओके, और इसके बाद जो है 19, ये देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद प्रियम्बल 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन इस अमेंडमेंट किया गया। किसको? प्रियम्बल को अमेंडमेंट किया गया। प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन? सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद केस के बाद ये संशोधन हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दिस अमेंडमेंट वाज हेल्ड टू बी वैलिड, ये वैलिड होगा। ओके, तो ये रहा प्रेम्बल। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और लाइक शेयर करें, और अपना फीडबैक जो है कमेंट में दें। ओके, थैंक यू वेरी मच।